भी मुझे लगा कि हाथ तालियों के लिए नहीं उठा तो मैं कविता बदल दूंगा, समझ लीजिए। 2 लाइन। हमारे देश में एक आतंकवादी मारा जाएगा और पड़ोसी देश उसकी मौत पर ब्लैक डे मनाएगा, अपनी संसद में काला दिवस घोषित करेगा, और हम हिंदुस्तान के कलमकार चुप रहेंगे? तब बोलता हूं सुनना। पठानकोट हमले के बाद ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, वाह, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने कुमार से पूछा, छोटी उम्र का मेधा, बड़ी मेधा का साहित्यकार है वो, उसका राजनीति में होना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन उसके भीतर एक साहित्य की बड़ी मेधा होना मुझे अपनी व्यक्तिगत पूंजी महसूस होती है। मैंने कुमार से पूछा, कुमार हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ने किया क्या होगा? बड़ा जवाब दिया। यूं ही देश प्यार नहीं करता कुमार को। कुमार के मुंह से एक बड़ा जवाब निकला। कुमार ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है, वो अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान के बहादुर फौजी बेटों के सर होते कैसे हैं, जो कट तो सकते झुक नहीं सकते। बहुत अच्छा साहब, एक मां बयान देती है मेरा एक बेटा शहीद हो गया, 2 और होते तो सीमा पर भेज देती। वाह, हम ऐसे बयानों की पूजा करते हैं। हमारे सुदीप भोला ने पढ़ा, शहीदों पर पढ़ा, हम उस गीत की पूजा करते हैं। लेकिन ये अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य और भी कुछ है। मेरा एक छोटा भाई है कुमार मनोज है, इटावा में रहता है, उसकी 4 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और जिस दिन मैंने पहली बार सुनी थी मैं शायद रात भर रोया था, मैं सो नहीं पाया था। मैं आपको सुनाता हूं। किसी का बेटा सीमा पर विस्फोट में मारा गया, पूरा बदन उड़ गया, बोटी बोटी विस्फोट में उड़ गई। उसके घर पर क्या गुजरती है, एक सच सुनना, यार सत्य ये भी सुनना। और चौथी पंक्ति आपको लगे एक महाकाव्य है, तो फिर आपका आशीर्वाद उठ के आए तालियों में मंच तक सारे कवियों के लिए। सुख भरपूर गया, किसी का बेटा मारा गया सीमा पर, विस्फोट में उड़ गया पूरा बदन, उसके घर की हालत समझिए। स्वागत है बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, ए बेटा बैठ। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। हाय हाय हाय, वाह वाह। किसानों के बेटे, जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर आते हैं, वो उनके एहसास इस बात को जानते होंगे। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। हाय 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 हाय, क्या बात है। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। चौथी लाइन पर देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हैं आप किसी श्रेष्ठ पंक्ति को। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। ये जादू अभी सल्यूट आपको साहब। ये भी अर्थ सत्य। मुझे 10 सेकंड और देना, 10 सेकंड। भाई इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज बंद कर। मेरे पास सीडी है गाड़ी में, मैं दे जाऊंगा आपको, आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिवर्ब लगा दे बेटा, बेस लगा दे, बेस रिवर्ब लगा दे, वो थोड़ा थोड़ा भाई से पढ़े, थोड़ा दुखे नहीं, मैं पढ़ना ही मुझे तो। जितना मैं पढ़ूंगा उससे 1.5 गुना समय कुमार पढ़ेगा। अरे भाई साहब, तो 1.5 घंटा मुझे सुनिए ताकि आप 2.5 घंटे कुमार को सुन सकें। अरे मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं होता। देखो मैं छोटे भाई से मुकाबला कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में जिसने छोटे भाई को नाराज किया, आप जानते हो ये परंपरा कब से चली आ रही है। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को नाराज किया था। और बात छोड़ो पुराने इतिहास की, प्रमोद महाजन ने भी अपने छोटे भाई को नाराज कर दिया। मैं जाट हूं, मूर्ख नहीं हूं। अब ये वही बोल रहे हैं जो मेरे जैसे हैं। 10 सेकंड की बात सुनना और ध्यान से सुनना।
एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते का खाना रख दिया पूरे दिन का पिंजरे में, और तोते से बोला मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना रखा है, खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में तो मेरे गुरु रहते। मालिक बोला तो क्या करूं? बोले मेरे गुरु से मेरी राम राम तो बोलोगे? मालिक बोला मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गए, जाके पूछा मेरे पिंजरे में एक पालतू तोता है, कोई यहां उसका गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा भी मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तो उसको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने इतना सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले क्या? मालिक बोला काय का तेरा गुरु यार, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना साहब, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरे के दरवाजे खोले तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब। ये कहानी मैंने केवल इसलिए सुनाई, गुस्से में सुनाई। भारत आजाद हुआ लेकिन कभी मरने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए रोज मरता है, खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, और कश्मीर में रोज मरता है। मैं अपनी सबसे नई कविता आपको सुनाता हूं कश्मीर पर, मन से सुनिएगा। और स्वागत है। हंसी में हम कुछ भी कहें, उसके बाद आप हमारे लाडले कुमार को सुनेंगे, उनके पूरे तेवर में सुनेंगे, उनके सारे रूप देखेंगे, हास्य का भी, गीत का भी, गजल का भी, व्यंग का भी, सारे सारे रूपों में उस आदमी वो पारंगत है। बैठ जाओ आदरणीय। क्या अखिलेश बांटेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बात है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ये पाकिस्तानी का संवेदनशीलता मरी है साहब देश की, और मैं जैन समाज के सामने इसलिए सर झुकाता हूं, अग्रवाल समाज के सामने सर झुकाता हूं। संवेदनशीलता बचाए रखने के प्रयास इनकी संस्कृतियों ने किए। कुमार, एक छोटी सी व्हाट्सएप पे कहानी आई है मेरे पास, 10 सेकंड की कहानी व्हाट्सएप पे आई जी भाई साहब, और मैं थ्रिल हो गया उसको पढ़ के। जी भाई साहब। भेजने वाले को मैं नहीं जानता कौन है, और कहानी केवल इतनी है कि एक साड़ी की दुकान में एक बहुत अमीर महिला एक बड़ी सी कार में महंगी साड़ी पहने हुए आती है, और दुकानदार को बोलती है मुझे एक सस्ती सी साड़ी दिखा दो, मेरी नौकर की बेटी की शादी होने वाली है। यह कोई खास बात नहीं है, हर अमीर महिला यही करती है। खास बात यह है कि उसके 10 मिनट बाद एक बूढ़ी रिक्शा में एक बुढ़िया फटी हुई साड़ी पहनकर टूटी फूटी रिक्शा में उसी दुकान पर आई, और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखा दो, इस दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखा दो, मेरे मालिक की बेटी की शादी होने वाली। वाह 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 भाई साहब, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, संवेदनशीलता मरी। क्या बात। तब कविता सुनिएगा। वाह भाई साहब, वाह। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति बहुत अच्छी लगे तो बहुत आशीर्वाद देना, मुझे बहुत आशीर्वाद देना। मैं जितना जोश में पढ़ूं उसी जोश में सुनना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बहुत अच्छे भाई। ज्यादा संयम भी दुनिया में, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की और जोश मांगता हूं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्या
विचारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, क्या बात है, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए चाय पीने पहुंच गए नवाज शरीफ साहब के यहां। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया इनको। और जब 125 करोड़ का मुल्क और उस मुल्क का नेता एक 20 करोड़ के मुल्क के सामने बिना बुलाए पहुंच जाए, तो कवि क्या लिखेगा सुनना। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। क्या बात है, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। 68 एक पंक्ति में गा रहा हूं, 68 साल भारत पाकिस्तान के 68 साल के रिश्ते मैंने एक पंक्ति में लिखे हैं। और आपको लगे इस एक पंक्ति के सिवा भारत पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है, तो मुझे बताना कि आपने मेरी पंक्ति को स्वीकार किया है। पीपल छाया मांग रहा है यूं जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी, वाह 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 वाह, हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों का डोरा लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से। अभी बिलावल साहब का एक बयान आया, बिलावल को जानते हैं आप? पाकिस्तान का राहुल गांधी। उसका एक बयान आया साहब, आपने सुना होगा, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए इंच इंच। अरे मैंने कहा कहां से दें, पूरा तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन मैंने खबर भेजी, और आपको अपने सम्मान की, आत्म स्वाभिमान की खबर लगे तो पीटना, बजाना नहीं, पीटना, जी भर के पीटना। आपके स्वाभिमान के लिए बोल रहा हूं। मैंने कहा बिलावल तू जानता है तो किससे बात कर रहा है? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में यूपी भी है, यूपी में बड़ौत भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। तू कश्मीर मांग रहा है, अजीब बात है। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैंने 39 साल कानून पढ़ाया है साहब। मैं 39 साल ये भाषा नहीं बोला जो आज बोलने जा रहा हूं। कुमार, ये भाषा मेरी आपने भी नहीं सुनी, मंच के शायद सुदीप भोला के अलावा किसी ने भाषा नहीं सुनी। भाई साहब, और अगर बड़ौत की मेरी उस जनता ने जिसके प्यार से मैं कवि बना, अगर मेरा साथ दिया, हौसला दिया, हिम्मत दी, तो मैं ये भाषा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के गाना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, चीखना चाहता हूं, चिल्लाना चाहता हूं। 4 लाइन सुनना। आपको लगे कि ये कहने का वक्त आ गया है, तो मुझे बहुत ताकत से समर्थन करना। मैं हिंदुस्तान के प्रधान के सामने सीना तान के ये भाषा बोलना चाहता हूं, गाना चाहता हूं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांधी धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जिंदाबाद। खेल कर रखे, अरे दोनों ही डाल दे। वाह भाई साहब, 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 जादू है भाई साहब। सैल्यूट करता हूं आपको, सर झुका के अभिवादन करता हूं आपका। आपका ये प्यार मेरी ताकत बनेगी, और मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं हिंदुस्तान के किसी सिंहासन से कभी कोई समझौता नहीं करूंगा। जो उचित लगेगा वो लिखने की हिम्मत करता रहूंगा, हमेशा हिम्मत करता रहूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांधी धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो,
कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है। हाँ, इस देश में मुझे बुद्धिजीवियों से बहुत डर लगता है। जानते हो बुद्धिजीवी कौन है? औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 350 का पता है। 350 ये 350 वो हैं जो बंबई के विस्फोटों के हत्यारे याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। 350 दस्तखत के याकूब को फांसी मत दो, वो बुद्धिजीवी हैं इस देश के। बुद्धिजीवियों को यह भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, पर जब संसद गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है तो अंतरा ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। मैंने रो रो कर लिखा साहब, मैं जानना चाहता हूं आप में से किसी की पलकें गीली होती हैं कि नहीं होती। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह, क्या हिम्मत है। सही बात है। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत जितने पिछले 65 साल में झंडे जलाए गए उससे 5 गुने झंडे तब जलाए गए जो मोदी जी की सरकार आ गई। ये कैसे बहादुर, जो इनसे कोई डरता ही नहीं है। कुमार 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, किसी ने नहीं सुनी, पहली बार पढ़ रहा हूं आज। स्वागत है भाई साहब। माफ करना मुझे, मैंने बहुत गुस्से में लिख दी। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, समर्थन चाहता हूं मेरी बात समझ जाओ तो। क्या बात है भाई साहब। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। वाह, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। सेना को भी एक बार तो कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, फिर देखना चाहता हूं मेरा पढ़ने में जोश ज्यादा है या आपका सुनने में जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, एक आतंकवादी मारा जाएगा और 70 दिन तक कर्फ्यू लगाएंगे आप, उसकी याद में जुलूस निकलेंगे। जब चौराहों पर, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी घेर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। कर दिया, वाह वाह वाह, अरे भाई साहब जिंदाबाद। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक, अरे बताओ, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे। क्या क्या नहीं हुआ इस देश में। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे। क्या हुआ? सामने आ गए भाई साहब, एकदम। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। एक बार और जोश देखना चाहता हूं आपका, सुनना साहब। सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं। हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ।
दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं इसको कितना प्यार करते हो। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। भाई साहब कमाल कर दिया भाई। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम पंक्तियां, बेटे बैठ जाओ। दिनकर की एक पंक्ति, हिंदुस्तान की सरकारें बदलती रही, हिंदुस्तान की राजनीति का भाग्य बदलती रही, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मैंने एक साधारण सी पंक्ति लिखी है, लेकिन कहते हैं जब कभी मर जाता है तो उसकी एक आध पंक्ति तो देश याद करता है। मैं भी एक पंक्ति पढ़ रहा हूं आपके सामने, सुनना। स्वागत है भाई साहब। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। प्यार मांगता हूं अगली पंक्ति पर। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत विदा करना मुझे, भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की। भाई साहब मुझे पढ़वा दो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। देखिए, हाँ क्या बात है भाई। अब आप उन क्षणों के लिए तैयार हो जाइए जिन क्षणों को कवि सम्मेलन का परम सुख कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है, जहां कविता भी हो, छंद भी हो, व्याकरण भी हो, गुण भी हो और आनंद भी हो। कवि सम्मेलन की लोकप्रियता बनाने में, कवि सम्मेलन को लोकप्रिय बनाने में, गीत को मरती हुई गीत की सांसों के अंदर प्राण फूंकने की कोशिश इस व्यक्ति ने की। वो व्यक्ति आपका लाडला मेरा छोटा भाई डॉक्टर कुमार विश्वास है जी। अब भाई साहब सुनाओ। देखो भाई, तुम तो ना बिगड़े ना सुधरे, ऐसे ही हैं। ऐसे ही कर रहे हो जैसे पहले करते थे। अच्छा, एक छोटी सी कविता में करगिल। हाँ भाई साहब। देखिए, मैं एक याद होगा, मैं एक बार यहां सबसे पहले प्रदुमन जैन ने यहां बुलाया था। सबसे पहली बार जब मैं आया था, प्रदुमन संयोजक होते थे, फिर अतुल जैन बुलाने लगे, अब संजय जैन और सोनू जैन बुलाते। दिनेश क्या हुआ? आ रहा है अभी। मैं एक अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता सुनाता हूं। और एक बार एक कवि सम्मेलन इसलिए नहीं हुआ था, सारे कवि आ चुके थे। उसी दिन यहां के पड़ोस के किसी गांव के किसी बेटे का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर करगिल से आया था, और हम सब वापस आंखों में आंसू भर के चले गए थे। आपके समाज ने कार्यक्रम नहीं किया था, वो हमें साल याद है। मैं करगिल के शहीदों की याद में एक केवल 4 मिनट की कविता सुनाता हूं। मेरे पास कविता के नाम पर वो सबसे अच्छी कविता है। भाई साहब सब बैठे, सब बैठे जी। अच्छा, अपना नाम बता दो जी, क्या है? मेरे जैसे ही हो ना? क्या बात है भाई। नाम तो प्रभु का, अपन लोग जगदीश प्रधान कहें। क्या बात है, क्या बात। देखिए, कुमार मूलतः गीत का स्वर है, और जब प्रारंभ में हम कुमार में यहां हम लेके आए थे, आमंत्रित किया था, तो तब वो शुद्ध गीत पढ़ते थे। लेकिन गीत की वीरानियां, गीत का रेगिस्तान होता हुआ क्षेत्र देखकर उन्होंने
को सुना, ये मेरे लिए बहुत सुखद क्षण है। हास्य में तो सुना लेते हैं सब, हास्य में कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये दिनेश बाबरा या सुदीप भोला ज्यादा इतराए नहीं, लेकिन हमारे लाडले कवि हैं, पहली बार आए हैं तो मेरी भी उनको दुआएं। एक बार जो आज पहली बार आए हैं, मेरे ममता और कुमार को छोड़कर उन सबके सम्मान में जोरदार, बहुत जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शहीद हुए, मेरठ का कैप्टन मनोज तलवार भी शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर जिस दिन मेरठ आया था, मैं उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ। बहुत पीछे, मीलों लंबी शव यात्रा थी, बहुत पीछे था। वहां मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, वो आप सुन लीजिए। स्वागत है भाई साहब। उस कविता से पहले 4 लाइन आपको वो सुनाता हूं जो मेरी नहीं है। डॉक्टर धुरेंद्र भदौरिया जी हमारे एक बड़े कवि हैं शिकोहाबाद के। मैंने ये 4 लाइन अपनी कविता लिखने के बाद सुनी। अगर मैंने पहले सुन ली होती तो अपनी कविता लिखता नहीं, क्योंकि मेरी पूरी कविता से 4 लाइन ज्यादा अच्छी है। मैं इन 4 लाइन के सम्मान में अपनी कविता सुनाऊंगा। केवल 5 मिनट की, 4.5 मिनट की कविता है। इसको सुन लीजिए और फिर मानसिक रूप से तैयार होइए। हम उस आज के कवि सम्मेलन के युग का शिखर पुरुष कुमार विश्वास है, हरिओम पवार नहीं है। इसलिए मुझे इसमें कोई मेरा अहम नहीं टूटता, मेरे अहम को कोई चोट नहीं लगती। अगर मेरा छोटा भाई मुझसे अधिक लोकप्रिय हो जाए और मुझसे अधिक जनता के दिलों पर राज करने लगे तो मुझे चोट क्यों लगनी चाहिए? क्यों लगनी चाहिए? मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी है, मैं खुश होता हूं। बस मैं आज ये कहने आया हूं बड़ौत कि कुमार विश्वास को भी ये विश्वास हो कि उनका बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को बहुत प्यार करता है। उसके मन में घृणा किसी के प्रति जरा भी जेलस तो जीवन में ना कभी थी और ना कभी हो सकती है। मैं इसीलिए हरिओम पवार हूं। 4 लाइन सुनाता हूं। किसी का पार्थिव शरीर आया, सैनिक का। हेमराज की चर्चा की। हेमराज की मां का हमने गाजियाबाद में सम्मान किया था। आप आश्चर्य करेंगे, हेमराज की मां ने अपने सम्मान समारोह में अपना घूंघट नहीं उठाया। मैंने हाथ जोड़े 5 मिनट तक की, माता जी हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा घूंघट पीछे कर दीजिए ताकि आपका चेहरा दिख जाए। जो हमने धीरे से, उन्होंने अनुमति दी, हमने चेहरा घूंघट हटाया तो उनकी आंखों में एकदम आंसू भरे हुए थे, वो फूट पड़े। किसी के बेटे का पार्थिव शरीर आए और सर नहीं आए, उस घर पर क्या गुजरती होगी। ऐसी हालात पर 4 पंक्ति लिखी है धुरेंद्र भदौरिया ने। किसी का पार्थिव शरीर आया, अंतिम दर्शन को कपड़ा हटाया तो देखा धड़ पड़ा है, सर नहीं है। सब रोए घर वाले, कहां कटा होगा, कैसे कटा होगा, कहां रह गया होगा, किस हाल में होगा। उस शहीद की बहन कल्पना करती है मेरे भाई का सर कहां होगा। उसकी बहन की कल्पना यह कि उसका भाई भुलक्कड़ था, हर चीज भूल जाता था। तो क्या कल्पना की है 4 लाइन में सुनना। और चौथी पंक्ति आपके दिल में जाके ठक ठक करने लगे तो आपके हाथों की तालियां मंच तक आनी चाहिए। क्या बात है। दादी का दुलार भूला, बहन कल्पना करती है कहां मेरे भाई का सर। सुनिए, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में। मैं इन 4 लाइन के सम्मान में छोटी सी कविता पढ़ता हूं। स्वागत है भाई साहब। मैं गीतकार नहीं हूं, गीत मेरी विधा नहीं है। और सच मानिए तो मैं आज सच बोलने का मेरा मन कर रहा है बड़ौत में, मैं हिंदी का आदमी नहीं हूं। हिंदी की कविता कोई नहीं होता है। ये कोई बिहार थोड़ा ही है जहां प्रतिबंधित हो गया हो। हाँ भाई। बिहार में तो हमें ये दृश्य देखने को नहीं मिलते आजकल। मैं ये सच कुमार शेयर करना चाहता हूं कि मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं हिंदी व्याकरण और छंद का भी व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो बाई चांस हिंदी का कवि हूं। मैंने अंग्रेजी भाषा से LLM पास किया, LLD की कानून में। ये दिनेश चिराग जैन, जिसको कुमार ये बता रहा है कि हमारा जैन समाज का नहीं, हमारा पूरे कवि सम्मेलन समाज का बहुत पढ़ा लिखा कवि है, ऐसा ही कह रहे हैं। ये कहता है, लेकिन कितना पढ़ा लिखा है मैं बताऊं आपको। हाँ। जब मैंने LLD की तो इसने कहा भाई साहब क्या कर लिया। ये LLD एक कानून की डिग्री है जिसके बाद कोई
पढ़ाई नहीं होती। मैंने कहा LLD कर ली, तो मुझसे चिराग जैन ने कहा भाई साहब आप B.Ed नहीं कर सकते थे? क्योंकि इसकी B.Ed भी नहीं हुई थी। बहुत अब चिराग मेरा इसलिए काम आ रहा है, उसने अच्छी कविता पढ़ी थी आज। तो मैं तो बाई चांस हिंदी का कवि हो गया। जेपी के आंदोलन में हिस्सा ले रहा था, फिर मीसा में वांटेड हो गया, पुलिस पकड़ना चाहती थी, मैं छिपता रहता था। उसके बाद प्रोफेसर बन गया, राजनीति करनी नहीं थी, बड़े हिंदी के कवियों को सुनता था, और फिर पता चला पैसे मिलते हैं। पर्ची भुन गई। पर्ची भुनती नहीं थी। अच्छा तो मैं तो देखिए सच मानिए, मैं देखिए अपने दिल की बात अपने घर में कह सकता हूं। शुरू में जब मैं मुजफ्फरनगर गया तो वहां एक कवि थे बड़े धर्मवीर सबरस। उनसे किसी ने पूछा ये लड़का है क्या? तब तो मैं लड़का ही था, 25-24 साल का हो गया था प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा ये तो कबूतर है। कबूतर? सत्य घटना है कुमार, बिल्कुल वो कहा करते थे कि ये कबूतर है, अभी जंगली है, किसी दिन पालतू हो जाएगा। मैं बस बड़ौत में अपने घर में यह कहना चाहता हूं, मेरी 40 साल की कवि सम्मेलन की यात्रा मेरे कबूतर को जंगली बनाए रखने की यात्रा है, उसको पालतू नहीं होने दिया। मैंने केवल एक एहसास किया इस देश में। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। एक छोटा सा गीत सुनिए और उसके बाद मुझे भूमिका नहीं देनी है लंबी चौड़ी। कुमार के बारे में कुछ बोलूंगा तो इतने दिनों में कुमार आपके दिलों में इतना समा गया है कि आपको लगेगा कि जितना मुझे कुमार के बारे में बोलना चाहिए वो सब छोटा रह जाएगा। जिस व्यक्ति का परिचय शब्दों में छोटा हो जाए, जिस व्यक्ति का परिचय शब्दों से बड़ा हो, उसका परिचय देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वो आपके दिलों पर राज करने वाला कवि है। मेरे बाद में वो आएंगे, मैं उनको बुलाऊंगा। इस कविता को आप सुन लीजिए, करगिल के शहीदों के नाम। बहुत अच्छी। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी। इसमें कोई नहीं उठेगा, केवल 4 मिनट की कविता। मैं फिर कह रहा हूं ये मेरा गीत मुझे नहीं आता, लेकिन कहीं सुनते हैं कि भीतर एक बहुत छोटा सा गीत हर किसी के होता है। वो बहुत भीतर जो मेरे एक छोटा सा गीतकार है, उसने स्फुटन कर लिया है, बस उसके अंकुर फूटा है। उसका गीत सुन लीजिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की औराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में अपने घर में कि मैं केवल एक पंक्ति का कवि हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है साहब। मैं दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं, कुमार के संचालन में बोल रहा हूं, अपनी बड़ौत की आशीष दादा जनता के सामने बोल रहा हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मुझे दुआएं देना, मुझे बहुत आशीर्वाद देना तालियों से। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो मैं सीना तान के कहूंगा मैं भी कवि हो गया हूं। अभी नहीं कहता। एक पंक्ति जीवन की सबसे अच्छी बड़ौत के उस कवि सम्मेलन में पढ़ के जा रहा हूं, जो मेरे लिए तीर्थ करने के समान है। सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों। भाई जिंदाबाद भाई साहब, क्या कह दिया। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं,
जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के। जिंदाबाद भाई साहब, जिंदाबाद। वो विधवा पूरी दुनिया का, पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, पूरी दुनिया में कहीं रिवाज नहीं है। मैं भरतपुर गया, वहां के पास एक गांव है अजान, वहां का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब उसका पार्थिव शरीर सेना गांव में लेके आई तो उसकी पत्नी ने शादी के दिन के कपड़े पहने और सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ उसने अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। यह दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी, पहली घटना। उसके बाद कुछ घटनाएं घटी उसके बाद, लेकिन यह पहली घटना थी। जो घटना दुनिया में पहली बार घटे वो तो स्वयं में एक महाकाव्य है, उस पर कोई क्या लिखेगा, लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है साहब, सहेज देना प्यार से उस लाइन को। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 लाइन पढ़ता हूँ, सैनिक के शौर्य पर, सैनिक की बहादुरी पर, और ममता जी को, उनके पति सेना में बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं कविता की अंतिम 6 पंक्तियां सुनो। स्वागत है भाई साहब। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का और जोरदार तालियों के साथ बुलाइए अपने लाडले